Hello students, a very warm welcome once again to all of you. So here the heading itself is saying a lot about today's this video, that is JEE Advanced Pattern Questions, and chapter is Thermodynamics. As I told you, it's a very important chapter. So first इसका एक सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फाइन, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, किसी में मोर देन 1 करेक्ट था, कोई मैट्रिक्स मैथ था, कोई इस टाइप से डिफरेंट अप्रोच थी. So once again this video I am preparing with more questions. Fine. हो सकता है पैटर्न वैसा ही रहे या किसी का डिफरेंट हो. तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन. पॉइंट्स वही हैं, डिस्कशंस वही रहेगा और अप्रोच वही रहेगी. ठीक है, निगेटिव मार्किंग अवॉइड करिएगा ऑलवेज. So here this green board is ready for this new discussion. Here it is question number 6 and 7. And in both these questions only one option is correct. What exactly the question? The molar heat capacity in a process of a diatomic gas. देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां पर कैच पॉइंट्स मिलते हैं उनको हमेशा थोड़ा हैबिट इनकलकेट करिए कि तुरंत ट्रांसलेट करें. डाई एटॉमिक गैस, गामा कितना होगा, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा. तो ऐसे करके अगर आप अपने से पूछ के इस तरीके से बोलोगे ना, फिर व्हेन यू विल फेस द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल इट विल टेक लेस टाइम टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज क्या होता है, 2 से 3 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में चला जाता है एंड स्टिल यू आर अनेबल टू विजुअलाइज दिस. दैट इज अ मोर डिफिकल्ट सिचुएशन. सो डायटोमिक गैस है, तो जब गामा की जरूरत अगर हमें पड़ती है तो वो हमें क्लियर है कितना रखना है. इफ इट डज अ वर्क ऑफ Q/4 when a heat of Q is supplied to it. अब देखिए वर्क गिवन है और हीट गिवन है, तो कहीं ना कहीं मुझे कहा जा रहा है कि फर्स्ट लॉ dQ इज इक्वल टू du प्लस dw मुझे यूज करना चाहिए. ठीक है, अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी इन अ प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी मुझे निकालनी है. dQ की वैल्यू मुझे गिवन है और dW की वैल्यू गिवन है. du मेरा निकल जाएगा, फाइन, du निकल जाएगा, लेकिन du कहीं भी ना Q के टर्म में नहीं है, du R के टर्म में है. मतलब हमें कुछ और भी करना होगा, अदरवाइज तो सीधा निकलता. ठीक, तो चलिए अप्रोच मैं आपको बता देता हूं, और शॉर्टकट्स जो रहती हैं ना उनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है. तो जैसे अब du इज इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T. अच्छा, यहां पे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग म्यू को 1 कंसीडर कर सकते हैं. तो इसको ऐसे भी लिख लिया, CV डेल्टा T. दोनों ही बातें करेक्ट हैं. ठीक, अब देखिए ये खुद किसके बराबर होगा, मैंने पहले ही क्या कहा था, डाई एटॉमिक CV. तो चलिए जरा रिकॉल करते हैं. Cp बराबर होता है FR/2 प्लस R. अच्छा, CV बराबर होता है FR/2. तो अगर क्वेश्चन करने के टाइम पे जब घर में हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से बोल बोल के करेंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से टिप्स पे आ चुकी होंगी. तो अब अगर मैं CV की जगह रखना चाहूं तो CV की जगह मैं सीधा सीधा रख सकता हूं 5/2R. क्यों भाई, FR/2. डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए कितना हो गया, 5, 3 हो गए ट्रांसलेशनल, 2 हो गए रोटेशनल. ऐसे करके क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करिए. सो 5/2R dt. ठीक, अब इसको मैं यहां से अगर सॉल्व करूं तो dt बराबर मुझे मिलेगा, एनी प्रॉब्लम, नो, बस इसी में से चेंज किया हमने. सो dt इज इक्वल टू 2/5 du/r. अब फर्स्ट लॉ देखिए जो मैंने यहां लिख रखा था. अब वो फर्स्ट लॉ अगर मैं लगाऊं तो मैं कहूंगा कि du इज इक्वल टू dq माइनस dw. यहीं से किया मैंने, du ऐसे ही रखा, dw उधर ले गया, तो dq माइनस dw, ये dq माइनस dw हो गया. ठीक, सो इट इज q माइनस q/4, ये हुआ 3q/4. ठीक है, नाउ इतना रिलेशन निकालने के बाद स्टिल हमें R के टर्म में कुछ नहीं मिल रहा है, और ये तो मेरा यहीं से निकल गया था. मतलब ये कि स्टिल आई हैव टू वर्क आउट अबाउट दीज टर्म्स. ये मैंने सब कुछ आपको इसलिए करके दिखाया कि आपको ये पता रहने चाहिए व्हाट एग्जैक्टली द अप्रोच इज, कैसे हमें इसको मूव करना है आगे.
अब सोचिए C बराबर है dq बाई dt। बहुत सारे लोगों को इस रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक होनी नहीं चाहिए। q इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, ठीक है। सो c इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और इसमें फिर हम वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे तो 5/2 r q अपॉन 3/4q। सॉल्व कर लीजिए, 10/3 r आपका आंसर आ गया। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये डायरेक्ट आंसर मैं लिख सकता था इस इक्वेशन के बाद, सीधा सीधा यहां पे वैल्यू रख के, बट c इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी अगर इतना समझाने से पहले मैं लिख देता, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, ठीक है। दैट्स वाई आई वर्कड आउट ऑन दीज स्टेप्स। सो नाउ सोल्यूशन इज C is the correct option. Fine. And one more thing that is very simply important over here, that you can say in thermodynamics normal student ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन उनका फीलिंग ये होता है कि क्वेश्चन होता तो सिंपल है लेकिन उसको विजुलाइज करना मुश्किल होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, इफ यू आर हीटिंग वाटर ऑन अ यू कैन से गैस स्टोव, तो आपको सिर्फ बॉइलिंग वाटर दिखाई पड़ेगा, इन बिटवीन जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज समथिंग यू कैन नॉट वॉच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोएटॉमिक गैस, फिर से ध्यान दीजिए किस पे मुझे कैच लेना है, मोनोएटॉमिक। गामा कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, सीपी कितना होगा, सीवी कितना होगा, 1 + 2/f, सारी चीजें आप एक साथ रिकॉल कर लो। अंडरगोज अ प्रोसेस गिवन बाय ट्वाइस du + 3dw = 0। ये कोई प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आइसोकोरिक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, या कि मतलब हीट का ट्रांसफर अलाउड नहीं है, या कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हमें बेसिकली इस प्रोसेस को वर्कआउट करना है। अच्छा, पहला इक्वेशन जो है आपकी उसका फर्स्ट लॉ का, वो आपको लगता है कि यहां पे अप्लाई हो सकता है, आप कर सकते हो, ठीक है, दैट इज योर अप्रोच। हम लोग जरा इसको और स्मॉलेस्ट तरीके से करते हैं। dq = ध्यान दीजिएगा इस रिलेशन को मैं यूज कर रहा हूं और यहां मैं लिख देता हूं बार बार, प्लस TdS μCV ΔT प्लस PdV। ये ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज और बार बार कर लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट। अभी आपको लग रहा है कि ये मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और 2-3 मिनट का क्वेश्चन आपसे लेस देन 1 मिनट हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस की क्या मतलब वेटेज है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी 1/3 NCV dt। मैंने जानबूझ के 2 स्टेप्स जंप किए हैं यहाँ पे, ठीक। मैं चाहूं तो यहां से इसको कंपेयर करने के बाद अगर लिखूं तो ये रिलेशन मुझे आएगी, ठीक है, 1/3n। अब ध्यान दीजिए, CV को मोनोएटॉमिक है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, क्लोज योर आइज, FR/2। F कितना हुआ मोनोएटॉमिक के लिए, 3, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 3/2R इंटू dt। इसीलिए मैंने कहा कि जब क्वेश्चन को पढ़िए तो कैच वर्ड्स को ध्यान से सोचते रहिए। इधर आपने CV लिखा, उधर मेरे दिमाग में है मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, CV का मतलब FR/2। दिस वे यू कैन, आप सोचोगे नहीं बल्कि वैल्यूज अपने आप करेक्ट आती जाएंगी। n/2R dt, ठीक है। सो C बराबर मुझे आएगा 1/n dq/dt, और ये हो जाएगा R/2 के बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये C जो है वो 0 के बराबर है, नहीं। क्या ये C जो है वो इनफाइनाइट है, नहीं। क्या ये C जो है वो 5/2 के बराबर है,
C5/2R, नहीं। तो इसका मतलब है ये ना तो आइसोकोरिक है, सॉरी आइसोबेरिक है, ना एडियाबेटिक है, ना आइसोथर्मल है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो C की ये वैल्यू या तो 0 होती या इनफाइनाइट होती या इतनी होती। अब जब ये नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस जो है इनमें से कोई नहीं है, उसके अलावा कुछ हुआ करे, बट इनमें से ये प्रोसेस नहीं आती है। ठीक। सो इन दोनों ही क्वेश्चंस में मैंने आपको सिर्फ इतना मैसेज दिया कि फर्स्ट लॉ जो है ना, उसको यूज करना, ट्रांसलेट करना मुझे अच्छे से आना ही चाहिए। इसमें से क्वेश्चन 500% आपका श्योर आता ही आता है। डायग्राम बेस पीवी, रो टी, वी टी, किसी उस पे बेस क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। सो वंस यू आर अवेयर विद दिस फैक्ट कि ये वो सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन श्योर शॉट उठता है, सो हम क्यों ना उसके ऊपर अपने आप को वर्कआउट रखें। और टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस जो मुझे मिल रहे हैं आपके इसमें कहना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, जेई मेंस या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, सो उनका अपना एक अलग वेटेज है। ठीक है। 7 क्वेश्चन मान लीजिए आया है और आपने 6 कर दिए और एक किया नहीं, 24 मार्क्स। फाइन। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 8 नॉट 9। ये क्वेश्चन अगर आप पिछला एपिसोड याद करो तो मैंने आपको ट्राइंगल रखा था, मेरा एक स्क्वायर था, इस टाइप से अलग अलग डायग्राम मैंने लिए थे। अब यहां थोड़ा चेंज किया। इसमें होता क्या है, मेन कंफ्यूजन आपको ये हो जाता है कि इसका एरिया देखिए वेरी कर रहा है, इसका एरिया वेरी कर रहा है, तो ये प्रोसेस हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक। पहले क्वेश्चन देखते हैं, और हां, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अ गैस, नॉर्मली एक चीज मैं मेंशन कर दूं, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो आप लोग बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेते हो कि इसमें एक से ज्यादा तो सही होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है। कई बारी ये लिखने के मतलब उसके बावजूद क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट आता है। कहा यह जा रहा है इनडायरेक्टली आपसे कि सारे ऑप्शंस चेक करिए, इसका मतलब है ज्यादा टाइम डिवोट करिए, इसका मतलब है ज्यादा सोचिए, ओनली देन यू विल बिकम अ गुड इंजीनियर। ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच। अ गैस अंडरगोज द चेंज इन इट्स स्टेट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी वाया 3 डिफरेंट पाथ्स। अब ए से बी जो पाथ है, जिसको हम लोग 2 नंबर कह सकते हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये इतना सब कुछ मुझे डायग्राम देख के अपने आप लग रहा है। मैं लिख देता हूं यहां पे कि जो ए से बी की प्रोसेस पाथ 2 की है, P कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस कैसी हो गई भाई, आइसोबेरिक, और V बढ़ रहा है, V इंक्रीजिंग, तो डेल्टा W पॉजिटिव। इतना बिना किसी मतलब उसके ही आप कंक्लूड कर सकते हो। अब हम लोग जरा बात करते हैं जो इसमें कहा गया है। इसमें कह रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ऑल द 3 पाथ्स इज इक्वल। अच्छा, हालांकि स्टेटमेंट अपने आप में आंसर ही है, मैं अभी उसका स्टेटमेंट दे नहीं रहा हूं। तो पहले जरा हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। आपको पता होगा कि स्टेट वेरिएबल ठीक होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि मतलब किस रास्ते से आप पहुंचे हैं, दिस वे दैट वे, जाना उधर ही है, परमानेंट। फाइन। तो दिस इज द अप्रोच विद विच वी शुड ट्राई टू मूव। तो पहली अप्रोच जब हमने लगाई और हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो ए ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट निकला बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक। अब मान लीजिए बी सी डी आपकी समझ में नहीं आया, तो पढ़ने के बाद समझ नहीं आता है, से थैंक्स, ए को मार्क करिए, मूव। डोंट मार्क कि सी भी चलो कर देते हैं, एक आध कोई और करेक्ट होगा, एंड इफ इट इज इनकरेक्ट तो इसमें आपको इसका वेटेज भी नहीं मिलेगा। फाइन। चलिए दूसरा देखते हैं। इन ऑल द 3 पाथ्स हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस। लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग।
पहले पाथ को देखते हैं, मैं यहां ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बिकॉज आई एम सजेस्टिंग यू ऑल दैट यू शुड ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स। पिछले वाले एपिसोड में भी मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए थे और उन पे अच्छे से वर्कआउट किया था। चलिए देखते हैं। इन ऑल द 3 पास हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। सोचिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहीं से भी आइए तो V1 V2, ठीक। अगर वॉल्यूम मेरा इंक्रीज कर रहा है तो जो वर्क होना चाहिए वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, नहीं यहां लिखते हैं, इन ऑल द पाथ्स W इज पॉजिटिव। डायग्राम खुद कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इन ऑल द पास W इज पॉजिटिव, फाइन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपके पार्ट्स हैं उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है, फाइन। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहां तो जो इसका P है वो घट गया है लेकिन यहां पे बढ़ गया है। इस पाथ को अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या हर पाथ के लिए मैं P थोड़े ना डिफाइन करूंगा, फाइन। So this B is also correct option. Okay. Let's move for C and D. ठीक, चलिए जरा C को देखते हैं। Heat absorbed या released by the gas is maximum in path 1. रब करते हैं और फिर इसको हम लोग चेक करते हैं। हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड बाय द गैस इज मैक्सिमम इन पाथ 1, ये वाला, ठीक। ओके, अबाउट द हीट एब्जॉर्प्शन, अबाउट हीट एब्जॉर्ब्ड सोचिए मैक्सिमम इज इन पाथ 1, ठीक है। यहां से अगर हम यहां आते हैं तो प्रेशर में किसी तरीके का वेरिएशन है नहीं, यूनिफॉर्म है। लेकिन इसमें क्या है कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज करना शुरू कर रहा है, जबकि इसमें पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करना शुरू कर रहा है और अपनी इनिशियल स्टेज को अचीव कर ले रहा है। तो ये सी वाला जो है ये भी करेक्ट है। अब जरा बात करते हैं डी की। टेम्परेचर ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज इन पाथ 1। यहां पे थोड़ा सा कैच है, अगर मैं यहां पे ये शब्द हटा दूं 1, तब ये डिफरेंट अप्रोच होगी, लेकिन यहां स्पेसिफिकली कहा गया है कि 1। अब प्रेशर अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। फिर प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम फिर भी बढ़ रहा है। अब इस सिचुएशन में टेम्परेचर के बारे में मैं श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, एटलीस्ट जब तक कुछ फर्दर डाटा मुझे गिवन ना हो। सो फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन से कि अबाउट डी हम लोग श्योर नहीं हैं। इतना डीप एनालिसिस अगर आप ना कर सकें तो जहां तक पहुंचे वहीं पे छोड़िए, गलत मत करिएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, ठीक है। बिकॉज एक बार आपने गलत करा देन इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट फॉर यू टू हैंडल। और फिर से मैं एक बात कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। Then comes question number next, obviously 10 नहीं 9 होगा। ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का मतलब ये है कि एक कोई स्टेटमेंट गिवन है। अब एक स्टेटमेंट के ऊपर या एक क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं फ्रेम करना। तो यहाँ पे मैं तो एक ही ले रहा हूँ, बट समटाइम्स जेईई एडवांस लेवल पे एक कुछ लाइन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसमें एक अच्छी बात यह है
कि अगर आपको वो थ्रेड पकड़ में आ गई, ठीक, तो लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकल जाता है। लेकिन डिफिकल्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए आपको वो चीज कैच नहीं हो पाई, तो फिर वो 3-4 क्वेश्चन जितने भी हैं वो नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, सो चलिए इस अप्रोच के साथ हम लोग सोचते हैं कि हाउ वी कैन गेट द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। अब जैसे स्टेटमेंट है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इस तरीके से दी जाती है। जैसे ही स्टेटमेंट आप पढ़िए, क्लोज योर आइज एंड से इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली एंड फॉर आइडियल गैस इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इनिशियल एंड फाइनल पाथ। ऐसे रिवाइज करते रहने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके मन में अपने आप मूव करते रहेंगे। इट एक्सपेंड फ्रॉम V0 to 2V0 अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P0। अच्छा, जरा सिलेंडर पिस्टन सिस्टम अज्यूम करिए, अगर P फिक्स रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अबाउट टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को 2V0 तक पहुंचा दिया है V0 से, यानी इफेक्टिव चेंज। एक क्वेश्चन पिछले वाले एपिसोड में भी था जहां पे T0 से 2T0 हुआ था, और उसमें हो सकता है मैंने मेंशन भी किया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डिफरेंस। तो यहां पे देखिए ये बेसिकली डिफरेंस है, ठीक, डबल हो गया ऐसे कह सकते हैं। अब आपको पता ये लगाना है कि द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन दिस प्रोसेस इज हाउ मच, यानी dq की बात की जा रही है। अंडर यस कांस्टेंट प्रेशर, अंडर कांस्टेंट प्रेशर दैट इज P0। ठीक, क्या क्या हो रहा है अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो अंडर कांस्टेंट प्रेशर dW इज इक्वल टू PdV। ये तो रिलेशन है हमारे पास फर्स्ट लॉ से। अच्छा, dW इज इक्वल टू PdV अगर है तो इसको मैं लिख सकता हूं P0। अब जरा देखिए कितना चेंज आया है, तो चेंज आया है 2V0 से V0। मैं इसको सीधा सीधा भी लिख सकता था P0 V0। ठीक, तो डेल्टा U कितना हो गया, 3P0 इंटू 2V0। ठीक, तो ये कितना आ गया 3, और हाँ ये डिफरेंस कितना है इसके बीच में, तो ये डिफरेंस 2V0 और V0 का ये डिफरेंस लीजिएगा। जरा यहां पे मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, अदरवाइज आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू 3P0 इंटू 2V0 माइनस, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, 3P0 इंटू 2V0 माइनस 3P0 V0। आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल। ठीक, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 3 2 जा 6 एंड दिस 3 घटाया उसको, तो मुझे मिलेगा P0 V0। तो dQ बराबर भाई, सॉरी, dQ बराबर होता है मेरे पास में du प्लस dW। जोड़ दीजिए उठा के, तो 3 ये और 1 ये, 4 P0 V0। ये हो गया मेरा आंसर, और यहां पे D मुझे दिख रहा है। तो देखा जाए तो इफेक्टिव तो हमने फर्स्ट लॉ ही यूज किया विथ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, let's move for question number 10, and this question number 10 is मैट्रिक्स मैच टाइप। एक्चुअली ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, मैट्रिक्स मैच एंड कंप्रिहेंशन, दे आर, you can say, very important from the point of view of understanding of the concepts. So it is match the following: cyclic process, ठीक, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपको अगर लगता है कि इसमें मुझे कुछ बताना चाहिए, तो मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कुछ बताना चाहिए। चलिए जरा पहली प्रोसेस की बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस।
change in internal energy during cyclic process is going to be 0। ये स्टेटमेंट हम लोग कई बार याद करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू 0 होगा, हर स्टेप पे इंटरनल एनर्जी होगी। लेकिन जब डेल्टा यू 0 होगा भाई, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू सीधा सीधा देगा डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। साफ मुझे दिख रहा है कि क्यू जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, किसके लिए? ए के लिए, ठीक। दूसरा सोचिए, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब हुआ प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं पिछले वीडियो में भी ये चीज कई बार लिख चुका हूं, आज वाले वीडियो में भी मैंने लिखा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मुझे कौन सी रिलेशन यूज करनी चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये एक ऐसा काम है ना जो गाने सुनते हुए, टीवी देखते हुए आप कैसे भी कर सकते हो। अब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? 0, ठीक। तो पी डी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, कौन दिख रहा है? ठीक। और ये क्या है भाई? फिनिश। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप इन इक्वेशंस को, इन रिलेशंस को वर्कआउट करते रहें। हर प्रोसेस अपने आप आपको बोल रही है कि मेरे लिए क्या करेक्ट है। चलिए छोड़ते हैं आइसोकोरिक, एडियाबेटिक की बात करते हैं, ठीक। बहुत मुश्किल प्रोसेस है, पता भी नहीं है कि इसमें होता क्या है। जबकि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल यही दो प्रोसेसेस आपके कोर्स में हैं, चाहे एडवांस का सिलेबस हो चाहे मेंस का सिलेबस हो। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब हो गया भाई कि जो dq है, सॉरी dq, वो 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए, फाइन। अब अगर dq 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ में ये लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा मैं। अब अपने आप सोच लीजिए, आपके सामने मैंने माइनस भी लिख दिया है और यहां देखिए लेस देन 0 है। अगर कोई टर्म 0 से बड़ा है तभी वो पॉजिटिव होगा, अगर वो 0 से छोटा है तो निगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, और आप लोग कंफ्यूजन में इन क्वेश्चंस को कई बारी गलत करते हैं। यहां पे मैं एक मान लीजिए टेबल और जोड़ दूं, ए बी सी डी ई, और ई में मैं कर देता हूं साइक्लिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। मैंने जोड़ दिया एक और आइसोथर्मल। अब बताइए इन चारों में से कौन सा आइसोथर्मल पे वर्कआउट हो पाएगा? तो आइसोथर्मल का मतलब है कि डेल्टा यू 0, क्योंकि चेंज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो अगर ये सिचुएशन है तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि कौन सा करेक्ट होगा, सो नाउ इट इज गोइंग टू बी योर अ होमवर्क टाइप ऑफ थिंग। इन चार में से पता करिएगा कि यहां पे अगर मैं एक प्रोसेस और जोड़ देता हूं किनारे से, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? It is your a small type of homework. Fine. So let's close this discussion over here. But ये बहुत interesting और बहुत simple approach है. I hope you will realize this aspect. Fine. Saying thanks to all of you for watching this video. Saying also to all of you wishing best of luck. Take care of yourself. Have a nice time.